हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल विद्या IAS बात में। आप देखते हैं, हम चैप्टर है आपका जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान सॉरी जीव विज्ञान के अंदर चैप्टर 5 वंशागतिकी का आणविक आधार। ठीक है ना, तो इंग्लिश में बोल देंगे इसको मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। पहली इसमें जो स्केच है दैट इज डीएनए। डीएनए के बारे में पता होना चाहिए, ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है डीएनए का। तो डीएनए की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी इस तरीके से, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए की। तो इसमें ये देखो, ये तो जो इसकी स्टैंड है ये तो बना हुआ है शुगर फॉस्फेट का। ठीक है ना, फॉस्फेट आयंस का बना होता है। और इसके अंदर नाइट्रोजन के जो है ना क्या लगे हुए हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये नाइट्रोजन अक्षार हो गए। बेस पेयर है ना नाइट्रोजन अक्षार, तो ये नाइट्रोजन अक्षार हो गए। कौन कौन से होते हैं डीएनए में नाइट्रोजन अक्षार, वो याद रखना पड़ेगा आपको। एडेनिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है और साइटोसिन है, ये है। ठीक है ना, तो इनमें बेसिकली एडेनिन ग्वानिन थाइमिन क्या है, साइटोसिन, ये लगे हुए हैं यहाँ पर। एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन ये इस तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है ना, तो ये एडेनिन लगा हुआ है, ठीक है नहीं, ये साइटोसिन लगा हुआ है, ये ग्वानिन लगा हुआ है, ऐसा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है किसकी, डीएनए की। इसको अपने दिमाग में रखना है आपको, डीएनए के स्ट्रक्चर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड के एग्जाम में डीएनए से क्वेश्चन जरूर बनता है, 100 के 100%। डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल दी थी किसने, उनका नाम याद रखना, वाटसन तथा क्रिक ने दी थी, उनका नाम भी याद रखना है। डीएनए की संरचना का परिचय, थोड़ा सा डीएनए के बारे में पता होना चाहिए। कोशिका में केंद्रक न्यूक्लियस होता है, इस केंद्रक में गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिनमें जीन होते हैं। क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, जीन होते हैं। जीन अनुवांशिक सूचना के वाहक होते हैं, वाहक मतलब कैरियर, जो ट्रांसफर करते हैं अनुवांशिक सूचनाओं को। जीन सवय डीएनए का छोटा खंड होता है, यानी कि जीन जो होता है ना एक्चुअल में वो भी डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा होता है, खंड होता है। जीवाणु भोजी एक बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, जीवाणु भोजी वायरस है, जीवाणु को खाने वाला वायरस, जीवाणु भोजी वायरस। एक 174 में 5386 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, यानी कि इसके अंदर इतने न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना। डीएनए की रासायनिक प्रकृति, द केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। तो डीएनए की केमिकल नेचर में भाई यही बता रहा है कि डीएनए के अंदर क्या क्या चीज होगी। देखो, एक डीएनए के अंदर केमिकली 3 चीजों से मिलकर बनेगा। एक तो होता है उसमें फॉस्फेट आयन, एक होती है उसमें शुगर जिसे पेंटोस शुगर कहते हैं, और एक होते हैं बेस जिसे नाइट्रोजन बेस कहते हैं, जो मैंने बताया भी, एडेनिन ग्वानिन थाइमिन और साइटोसिन, 4 होते हैं इसके अंदर। इन 3 चीजों को मिलाकर, ठीक है ना, इन 3 चीजों को अगर आप मिला लें, एक तो फॉस्फेट को, एक शुगर को जो कि पेंटेज है, और एक बेस को मिला के बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। इन तीनों को मिलाने से 1 2 3 तीनों को मिला के बनता है न्यूक्लियोसाइड। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड के मिलने से बनता है न्यूक्लियोटाइड, और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही आप डीएनए कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही आप क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। दिस इज डीएनए। तो हमें डीएनए की बात समझ में आ गई कि भाई डीएनए क्या है। डीएनए 3 चीजों से मिलकर बना, फॉस्फेट शुगर और बेस। बेस तीनों से मिलकर न्यूक्लियोसाइड बना, न्यूक्लियोसाइड के मिलने से न्यूक्लियोटाइड बना, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से क्या बना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। वो एक्चुअल में डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एनी प्रॉब्लम? आफ्टर दैट उसके बाद में अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है उसको देखना है। डीएनए के स्ट्रक्चर को हम पढ़ चुके हैं। डीएनए के प्रकार भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। डीएनए के प्रकार, टाइप्स ऑफ डीएनए। तो डीएनए यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए। आपके पेपर में बस आपको ये याद होना चाहिए कि डीएनए के भी प्रकार होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए और कौन सा है, जेड डीएनए। ठीक है ना, और इसमें जो है थोड़ा आपको ध्यान नहीं देना है। रासायनिक प्रकृति मैंने बता दिया किस किस चीज से मिलकर जो है डीएनए बना हुआ है। और डीएनए का मॉडल दिया था किसने, वाटसन तथा क्रिक ने। उसके बाद में आता है एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम बेसिकली ऐसे जैव रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एंजाइम जो होते हैं बायोकैटेलिस्ट होते हैं। देखेंगे एक बार, एंजाइम को समझ लेंगे। एंजाइम, एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था कुहने नाम के साइंटिस्ट ने। कुहने, कुहने, कुहने के अकॉर्डिंग एंजाइम्स जो होते हैं बायोकैटेलिस्ट होते हैं।
बायो कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट मतलब जैव रासायनिक उत्प्रेरक, जैव रासायनिक उत्प्रेरक या जैव उत्प्रेरक भी कह देंगे, बायोकेमिकल कैटलिस्ट या जैव रासायनिक उत्प्रेरक। ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित कर सकते हैं। कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें आपने एंजाइम मिला है, तो उसकी गति को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और रोक भी सकते हैं, तीनों ही काम भी कर सकते हैं, ठीक है ना एंजाइम। आफ्टर दैट उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक ही चैप्टर के अंदर, वही देखना है सिर्फ आपको। क्वेश्चन देख लेते हैं इसके चैप्टर के। हाँ यहाँ से देखिएगा, अब ये देख लेंगे क्वेश्चन। अभ्यास संख्या एनसीईआरटी सॉल्यूशन, आपको ये देखना है क्वेश्चन ही। कुछ क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, बस उन्हें याद रखना है। जैसे कि पहला है नाइट्रोजन युक्त अक्षार वे न्यूक्लियोटाइड के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो तुम्हें नाइट्रोजन अक्षार के नाम बताने कौन कौन से, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, यूरेसिल, ये बताने, ठीक है ना। इसके बारे में बताया मैंने आपको, यूरेसिल आरएनए में मिलता है, सिर्फ किसमें मिलता है, आरएनए में, डीएनए में नहीं होता। इसमें तुम्हें बताना कौन सा किसमें, डीएनए में कौन सा है, ठीक है ना, और आरएनए में कौन सा होगा, ये बताना, ठीक है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन है, डीएनए में देखो ये स्ट्रक्चर दिखा रखी है इसकी, इनको सही दिशा में लिखना था, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी जी, ये पूरी स्ट्रक्चर दे रखी है। 5 डैश और 3 डैश, दो छोर होते हैं ना डीएनए के, 5 डैश और 3 डैश वाले। तो इनकी एक सही स्ट्रक्चर आपको बतानी है कि क्या इनकी जो है एक सही श्रृंखला क्या बनेगी। तो आपको याद रखना पड़ेगा, एडेनिन जुड़ता है किसके साथ में, थाइमिन के साथ में, और साइटोसिन जुड़ता है हमेशा किसके साथ में, ग्वानिन के साथ में। तो एडेनिन थाइमिन के साथ में, ग्वानिन साइटोसिन के साथ में। देखो ए टी फिर जी सी, फिर इसको उल्टा करके लिख दिया, सीधा लिख दिया ए टी फिर जी सी, फिर ए टी फिर जी सी, ए टी जी सी, ऐसे करते चले जाएंगे। तो यानी कि शुरुआत ए टी से होगी और खत्म किस पे हो जाएगा, जी सी पे। तो हो गया 5 से लगा के 3 डैश पे। अब 3 डैश से 5 डैश पे यहाँ पर उल्टा कर देंगे, जैसे कि ए टी था ना, टी ए कर देंगे पहले, टी ए सी जी, फिर टी ए सी जी, ऐसे करते करते लास्ट में शुरुआत किससे हुई थी, टी ए से, और फाइनल किस पे होगा जाके, सी जी पे होगा। तो ये ऑर्डर बिल्कुल आपको 100% याद रखना है। किसका क्रम है, डीएनए के जो नाइट्रोजन अक्षर होते हैं ना, उनका क्रम है। इस क्रम को आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा ही पड़ेगा पेपर में, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपसे बस डीएनए के बारे में, डीएनए का एक क्वेश्चन आपको कंफर्म 100% देखने को मिलेगा पूरे चैप्टर में से, डीएनए का एक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो डीएनए के बारे में आपने क्या पढ़ा कि डीएनए जो है, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। डीएनए क्या है, आपने देखा डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो जानकारियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है। किसी भी कोशिका के केंद्र में होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के का छोटा भाग होता है जीन, जीन का छोटा भाग होता है डीएनए, ठीक है। और डीएनए की जो है रासायनिक संरचना क्या है, या रासायनिक उसका संगठन क्या है, किस चीज से मिलकर वो बना है। तो डीएनए का रासायनिक संगठन फॉस्फेट आयन, पेंटोज शर्करा, साथ में जो है उसके नाइट्रोजन अक्षार, ठीक है ना। इन तीन चीजों के मिलने से न्यूक्लियोसाइड बनेगा, न्यूक्लियोसाइड के मिलने से न्यूक्लियोटाइड बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे जब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना देंगे, और उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को आप डीएनए कहते हैं। तो इतना ओवरव्यू अगर दिमाग में है, और उसकी स्ट्रक्चर अगर दिमाग में है कि कौन से उसके छोर बनते हैं कौन से नहीं, तो आपका जो है ये चैप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज विकास डेवलपमेंट। हम तो बोर्ड के हिसाब से चल रहे हैं, सब कुछ तो नहीं बताया जा रहा है आपको, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही बताया जा रहा है जो एग्जाम में आपको मिलने की संभावना है। तो विकास यानी कि सबसे पहले देखेंगे क्या है, जीव विज्ञान बायोलॉजी के इसके अंतर्गत देखेंगे। तो प्राकृतिक विज्ञान की 3 विशाल शाखाओं में से, व बड़ी शाखाओं में से, ब्रांच में से एक होती है भी जीव विज्ञान विकास या डेवलपमेंट, ठीक है। तो विकास कैसे कैसे हुआ उसके बारे में बताना है, जीवों का उत्पत्ति कैसे हुई जीवन की, ठीक है ना, ये सारी चीज इसके अंदर है। पहले कौन से, देखो पहले जो है यहाँ पर अर्थ पर या तो आर्क बैक्टीरिया थे या वायरसेस थे गामा फेज में, ठीक है ना, ये होते थे आर्क बैक्टीरिया। आपको पता है आर्क बैक्टीरिया जो है इसके अंदर जो कोशिका होती है या सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है नहीं। शुरुआत में जब जीवन नहीं था, तो जीवन के शुरुआती दौर में इसी कोशिका का जन्म सबसे पहले हुआ था, ठीक है ना। तो अच्छा, इसमें ये थ्योरीज है आधुनिक जीव विज्ञान के आधार के क्या है। एक तो कोशिका सिद्धांत की, कोशिका कैसे बनी होगी, क्या उसका क्रम रहा होगा, क्रम विकास इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ होगा कैसे नहीं।
अनुवांशिकता जेनेटिक्स के बारे में, ठीक है नहीं। सम स्थापन यानी कि होम्योस्टेसिस क्या है, ऊर्जा और कोशिका सेल एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत में प्रत्येक जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बना हुआ है, यानी कि उसमें कह रहा है कि हर एक जीव, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सेल से मिलकर बने हुए हैं। और जो सेल्स होती है वो शरीर की मौलिक संरचनात्मक इकाई होती है। मौलिक संरचनात्मक इकाई का मतलब है कि हमारे बॉडी की स्ट्रक्चर भी सेल ही बना रही है, और हमारी बॉडी का कोई भी फंक्शन जो होता है वो भी सेल ही परफॉर्म करती है। हम कोई भी काम करते हैं वो हमारी कोशिका ही करती है सारी की सारी, ठीक है। उसके बाद में इसके क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट। अनुवांशिकता के बारे में थोड़ा सा पता ही आपको, अनुवांशिकता क्या है। तो कल की वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखी वो देख लीजिए जाके, वहाँ पर अनुवांशिकता के बारे में, हेरिडिटी के बारे में बताया, ठीक है नहीं। और भी मतलब माता पिता से या पूर्वजों से लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना अनुवांशिकता है। ऊर्जा यानी कि एनर्जी क्या है, तो ऊर्जा, भौतिक में ऊर्जा वस्तुओं का गुण है जो अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी कि एनर्जी एक ऐसी चीज है फिजिकली जो ट्रांसफर की जा सकती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, या एक चीज को से दूसरी चीज में ट्रांसफर की जा सकती है ऊर्जा को। अब यहाँ पर अगर समझ लिया जाए कि ऊर्जा, एनर्जी जो है, एनर्जी का सोर्स दुनिया पर क्या है, हमारे अर्थ पे, प्लेनेट पे क्या है, तो एनर्जी का सोर्स एकमात्र कौन है, सूर्य है। यहाँ पर सन है, तो सन की लाइट आती है, सनलाइट आने की वजह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस चलता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के जरिए से जो हर्बीवोरस एनिमल्स है उन वो भी फीड कर पाते हैं, ठीक है नहीं। वो किसको खा लेते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को खा लेते हैं, प्रोड्यूसर्स हो गए प्लांट। तो प्लांट ने डायरेक्ट एनर्जी ले ली सनलाइट से, उसके बाद में प्लांट्स को खा लिया हर्बीवोरस ने, हर्बीवोरस को खा लिया कार्निवोरस ने, कार्निवोरस और हर्बीवोरस दोनों को खा सकते हैं ओमनीवोरस मिलाकर। तो ये एक पूरा का पूरा चक्र बन जाता है, इसे बोलते हैं की स्टोन साइकिल, पूरी पूरी एक साइकिल बन जाती है। तो ये भी समझने की बात होती है। फिर कोशिका क्या है, वो कोशिका के बारे में पता ही होना चाहिए। अभी बताया मैंने, कोशिका शरीर की, कोशिका यानी कि सेल, कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। यानी कि बॉडी की संरचना, हमारा जो शरीर बना हुआ है वो कोशिका से मिलकर बना है। बहुत सारी 63 ट्रिलियन सेल्स बताते हैं कि ह्यूमन बॉडी में, एडल्ट ह्यूमन बॉडी में होती है 63 ट्रिलियन सेल्स। तो आप सोचिए इन सारी सेल से मिलकर, इनके ऑर्गेनाइजेशन से जो एक बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, एक बॉडी का निर्माण हुआ है। तो ये यही संरचना करी, यही कार्य करी, और छोटी चीज होती है, ठीक है ना। फिर कोशिका कहाँ से बना है, कह रहा लैटिन भाषा का एक वर्ड है शेलुला, उससे बना है, शेलुला से, ठीक है नहीं। इतना ध्यान रखना। शरीर की सबसे बड़ी सेल ये आपने देखी होगी, नर्व सेल, जो हमारे ब्रेन में होती है, ठीक है ना। तो ये होती है। फिर कोशिका की स्टडी को क्या कहते हैं, अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। फिर इसका इतिहास क्या रहा है कोशिका का, कोशिका का इतिहास रहा है कि 1665 में रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 1665 में सिंपल माइक्रोस्कोप के जरिए से सबसे पहली बार डेड सेल को देखा था, मर्त कोशिका को देखा था उन्होंने, ठीक है नहीं। देखने के बाद में फिर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आए, उन्होंने थोड़ा अपना जो माइक्रोस्कोप था या सूक्ष्मदर्शी था उसको इम्प्रूव करा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया उसको, और बनाने के बाद में सबसे पहली लिविंग सेल देखी इस इंसान ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक वाज द फर्स्ट पर्सन हु सी द लिविंग सेल्स, यानी कि पहले इंसान थे जिन्होंने जिंदा कोशिका को देखा। कौन, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उस शुक्राणु को देखा उन्होंने, ब्लड की सेल्स को देखा उन्होंने, स्पर्म, ब्लड, सब चीजों को देखा उन्होंने, ठीक है ना। फिर 1758 में कॉल वॉन लीनियस अपने सिस्टेमा नेचुरी नामक ग्रंथ में, ग्रंथ मतलब बुक में, जंतु जगत एवं पादप जगत का वर्गीकरण किया, जो आज भी वैध है, यानी कि वैलिड है। कॉल लीनियस ने बताया कि पूरी दुनिया में जो एनिमल्स हैं, या पूरी दुनिया में जो ऑर्गेनिज्म है, जीवधारी है, वो दो प्रकार के हैं, एक तो है प्लांट और एक है एनिमल्स। ये कहा उन्होंने, या तो पेड़ पौधे हैं पूरी दुनिया में, या जंतु है, इनके अलावा कोई चीज नहीं है, ठीक है। हालांकि बाद में गलत साबित हुए, ठीक है। फिर उसके बाद में 1857 में चार्ल्स डार्विन, 1842 ए प्रकाशित, और अल्फ्रेड रेसेल वॉल्स ने स्वतंत्र रूप से विकासवाद के सिद्धांत की स्थापना की। तो डार्विन का तो आपको थ्योरी पता भी होगी कि किस तरीके से जो है विकास का क्रम बढ़ा, कि कैसे जो है इवोल्यूशन के टाइम पे पहले कम विकसित एनिमल बने, फिर उनसे अधिक विकसित वाले, फिर उनसे थोड़े से अधिक विकसित वाले। तो ऐसे एनिमल्स का जो है विकास हुआ, ठीक है ना। फिर 1935 में स्टैनले द्वारा विषाणु की खोज की गई। ये ध्यान रखना है, स्टैनली ने जो है वायरस की खोज की थी 1935 में, इसको याद रखना है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स इस तरह के थे जो मैंने आपको बताए हैं अभी, जो आपको याद रखने हैं। जीव विज्ञान, बायोलॉजी क्या है, तो थोड़ा सा बायोलॉजी का भी पता होना चाहिए कि क्या है। तो जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रकार के जीवन का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है।
तो जीव विज्ञान एक ऐसी बायोलॉजी एक ऐसी जो है ना स्टडी है जिसके अंदर आप हर तरह की लाइफ की स्टडी करते हो, जीवन की स्टडी करते हो कि कहाँ लाइफ कितनी है, क्या एक्सपेक्टेंसी है, कितने लोग जीते हैं, कितना मरते हैं, ये सब चीज़ें। और शब्द का प्रयोग, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क तथा जर्मन के वैज्ञानिक ट्रेविरेंस ने सन 1802 में किया था। तो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, यूज इस वर्ड का, एक लेमार्क ने और एक ट्रेविरेंस ने किया था, ठीक है ना। हिंदी में रूपांतरण आपको पता ही है इसका, जीव विज्ञान होता है, ठीक है ना। ओके, देन उसके बाद में जंतु जगत और ये दो किंगडम टू किंगडम थ्योरी मैंने बताई आपको, जंतु और पादप यानी कि एनिमल और प्लांट, ठीक है ना। तो पूरी दुनिया में जंतु है, ये पौधे है, किसने दी थी? कैरोलस लिनियस ने दी थी, ठीक है ना। जंतु विज्ञान जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान क्या हो जाएगा? बॉटनी। जूलॉजी में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं और बॉटनी में हम किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधों का। अरस्तु का नाम तो आपने सुना ही होगा, अरस्तु, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कहते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के पिता हैं। किसके पिता है? जंतु विज्ञान के। फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है इनको। और फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को, फादर ऑफ बॉटनी है, ठीक है। और फिर द्विनाम पद्धति किसने दी थी? द्विनाम पद्धति, इस नाम को याद रखें, कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दी थी, कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस जो साइंटिस्ट है, इन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी। इनके अनुसार कोई भी जंतु पूरी दुनिया का, उसके दो नाम हो गए, यानी कि दो दो वर्ड से मिलकर बना होगा उसका नाम। जैसे कि इंसान है, ह्यूमन, तो ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज होमोसेपियंस। क्या है? होमोसेपियंस। तो दो नाम से बनकर बना, एक होमो से और एक सेपियंस है। होमो दिखा रहा है यहाँ पर हमारे वंश को और सेपियंस दिखा रहा है हमारी जाति को, ठीक है ना। तो होमो हो गया यहाँ पर जीनस और सेपियंस हो गई हमारी जाति यानी कि स्पीसीज, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर कुछ शाखाएं हैं उनके बारे में, जैसे एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी का मतलब होता है जीवों की संरचना का अध्ययन करना, ठीक है ना। एंड हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी का मतलब होता है टिश्यू की स्टडी करना, ऊतक जो होता है ना हमारे शरीर में, उनकी स्टडी करना। बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो है ना, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, उन ऑर्गन से जो हार्मोन निकलते हैं, उन हार्मोन का क्या वर्क है, क्या कार्य है, उसकी स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको जो है यहाँ पर बता रहा हूँ, सभी नहीं बताए गए आपको, ठीक है। हाँ, एक इसमें थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट है, भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी, द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फैक्शंस टू द बर्थ, यानी कि बर्थ के शुरू से, यानी कि जब बर्थ की शुरुआत हुई, जन्म के बच्चे की जो है ना, जाइगोट बना, वहां से लगाकर पूरा चाइल्ड बनने तक की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी, उसकी स्टडी को बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। फिर ये इकोलॉजी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द वन अनदर एंड विद द नॉन लिविंग एलिमेंट ऑफ देयर एनवायरनमेंट। इसका मतलब हो गया इकोलॉजी का, या फिर पारिस्थितिकी भी बोल देते हैं इसको, या पर्यावरण विज्ञान भी बोल देते हैं, कि एक जीव का दूसरे जीवों के साथ में, या फिर वातावरण की ऐसी चीज जो नॉन लिविंग है उनके साथ में उसका संबंध क्या है, क्या कनेक्शन है, कैसे वो जुड़े हुए हैं, रिलेटिव्स हैं, कैसे एक दूसरे के साथ में कनेक्टिव है, कनेक्टिव लिंक उनका जुड़ा हुआ है, उसकी जो स्टडी है, उसका जो अध्ययन है, उसको बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेनेटिक्स के बारे में बता ही चुके हैं पहले से ऑलरेडी। आफ्टर दैट इसके कुछ क्वेश्चन अगर देखें, जैसे कि है डार्विन के चयनवान सिद्धांत। डार्विन का चयनवान सिद्धांत क्वेश्चन जरूर देख लेना, ठीक है ना। डार्विन ने क्या बताया था अपने चयनवाद सिद्धांत में, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए, रोगजनक जीवाणुओं के विरुद्ध प्रतिजैविक अत्यंत प्रभावी होते हैं, किंतु किसी नए प्रतिजैवी के विकास के 2-3 वर्ष पश्चात नए प्रतिजैविक प्रतिरोधी समष्टि में प्रकट हो जाते हैं। कभी कभी एक जीवाणु में समष्टि में एक अथवा एक से अधिक जीवाणु परिवर्तन युक्त होते हैं जो उन्हें प्रतिजैविक के लिए प्रतिरोधी बनाते हैं। मतलब ये है कि जब आप किसी जीवाणु के प्रति, बैक्टीरिया के प्रति कोई दवाई निकालते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है ना, उसे मेडिसिन को क्या बोल देंगे हम, जो मेडिसिन बैक्टीरिया को मारती है, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक मेडिसिन बोल देंगे। तो कह रहा है जब तुम एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाते हो ना, तो कुछ समय बाद में जो जीव होते हैं ना, जिनको मारने के लिए, यानी कि जो बैक्टीरिया वगैरह जिनको किल करने के लिए आपने ये क्या बनाई थी, ये पूरी पूरी मेडिसिन बनाई थी, कुछ समय बाद में वो रेजिस्ट करने लगते हैं। अब सोच के देखिएगा, पेनिसिलिन जब बनी तो बहुत फास्ट काम करती थी, आदमी खाता था एकदम ठीक हो जाता था। दर्द की गोली अगर कोई सबसे पहली बार खाए जीवन में अपने, तो उसे एकदम आराम करती है बहुत तेजी से। और अगर कोई खाता ही रहे, बार बार रोज खाता रहे, तो आप देखोगे उसको वो आराम करना बंद कर देगी,
उसके शरीर में जो आराम है ना, एक काम है, वो कम करेगी। तो इसीलिए तो कहते हैं दवाई कम खानी चाहिए, क्योंकि जो केमिकल होते हैं वो हमारी बॉडी में रेजिस्ट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? रेजिस्ट, और हम उनके आदी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? आदी बन जाते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मानव विकास के विभिन्न घटकों का पता कीजिए। तो मानव का विकास कैसे हुआ है, ठीक है ना, यानी कि अर्थ पर मानव कैसे आए हैं, पहले कौन से मानव आए? लगभग 16 मिलियन वर्ष पहले ड्रायोपिथेकस तथा रामापिथेकस मानव विद्यमान थे। तो सबसे पहले थे 16 मिलियन साल पहले, 16 मिलियन साल पहले एक तो ड्रायोपिथेकस थे और दूसरे कौन से थे? रामापिथेकस। तो ये दो मानव याद रखने, एक ड्रायोपिथेकस थे और फिर कौन से थे? रामापिथेकस। फिर एप आए, फिर एप से ऑस्ट्रेलियोपिथेकस आए, फिर होमो हेबिलस आए, फिर होमो इरेक्टस आए, और फिर फाइनली जो है होमोसेपियंस आए। फिर फाइनली कौन आए? होमोसेपियंस है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये आपको विकास का जो क्रम है ना, ये याद रखना है कि कैसे कौन कौन आया सबसे पहले, ठीक है ना, उनके फिर क्या बने, ठीक है ना, जनन अंग की आ गए, दांत आ गए, ठुड्डी आ गई, बाल आ गए, इस तरीके से सब चीजें आ गई, ठीक है। तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर के। नाउ द नेक्स्ट। तो ये डेवलपमेंट वाला चैप्टर भी हो गया आपका, विकास वाला। एक चैप्टर फिर ये है अगला, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मानव स्वास्थ्य तथा रोग। सबसे पहले मानव स्वास्थ्य तथा रोग क्या होता है? कोई इंसान स्वस्थ कैसे है? आप कैसे कह सकते हैं कि ये इंसान स्वस्थ है, हेल्थी है? आप कहेंगे अगर उसको शारीरिक रूप से कोई विकारता ना हो, शरीर शरीर उसका सही हो दिखने में बाहर से, और फिर इंटरनली भी उसका शरीर ठीक हो, उसके केमिकल्स वगैरह, उसके जैव रासायनिक अभिक्रिया सब सही काम कर रही हो, कोई उसको बीमारी ना हो, कोई फॉरेन बैक्टीरिया उसके अंदर या फॉरेन वायरस उसके अंदर ना हो, तब आप कहेंगे कि वो इंसान स्वस्थ है। और बीमारी क्या है? अगर वो किसी किसी मान लो फिजिकल चैलेंज से परेशान हो जाए, फिजिकल डिस्टर्बेंस हो जाए उसको, या फिर कोई बैक्टीरिया उसके अंदर आ जाए, कोई वायरस उसके अंदर आ जाए, कोई डिसीज उसके अंदर आ जाए, ठीक है ना, प्रैक्टिकल डिसीज हो सकती है, केमिकल डिसीज हो सकती है, फॉरेन एजेंट की वजह से डिसीज हो सकती है। तो बीमारियां तो कई तरीके से हो सकती है। प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र बेसिकली क्या होता है? हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए एक तंत्र बना होता है। बीमारी जो होती है ना, बीमारियों से लड़ने के लिए एक तंत्र बना होता है जिसे बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। हजारों करोड़ों बैक्टीरिया हम खाने में अपने पेट के अंदर उतार लेते हैं, आप, ठीक है नहीं, तो वो बैक्टीरिया हमें नुकसान ना पहुंचाए उसके लिए बॉडी के अंदर क्या होती है? इम्यूनिटी सिस्टम होती है, ताकि वो हमें जल्दी से नुकसान ना पहुंचाए, इफेक्टेड ना करे। जैसे कि यहाँ पे लिम्फोसाइट है, फेगोसाइट है, ग्रेनुलोसाइट्स है, ये सारे WBC हैं, ठीक है ना, वाइट ब्लड सेल्स है। तो इनका काम ये होता है कि कोई फॉरेन एजेंट्स अगर बॉडी के अंदर आ जाए तो उसको किल कर देती है, मारने का काम करती है, ठीक है नहीं। बनती कहाँ पर है ये? WBC हो या RBC हो, ये बनती है बोन मैरो के अंदर, ठीक है ना, जिसे अस्थि मज्जा भी कहते हैं, बोन मैरो के अंदर बनती है, ठीक है ना। लिम्फोसाइट दिखाई दिया होगा आपको, लिम्फोसाइट, ये क्या होती है? लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर द इम्यूनी ऑफ द बॉडी, बॉडी की प्रतिरक्षा तंत्र के लिए जरूरी होती है, ठीक है ना, रोगों से लड़ने की क्षमता वही, ठीक है ना। देखो ये बताया, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये दो तरह की है। उसके बाद में फेगोसाइटिक सेल होती है कुछ। फेगोसाइटिक सेल का मतलब हो गया भक्षाणु, जो दूसरी किसी सेल्स को मार कर खा लेती है, उसे बोलते हैं, जो दूसरी किसी सेल को क्या करके खा लेती है? मार के खा लेती है, किल कर लेती है। जैसे कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, WBC है, वो हमारी बॉडी में यही काम करती है फेगोसाइट्स के, ठीक है ना। अनदर कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह हमारी बॉडी में आ जाए, उसको ये मार के खा लेती है, ठीक है ना। तो ये सब के हैं, जैसे न्यूट्रोफिल का क्या काम है, ठीक है ना, इसेनोफिल का वर्क क्या है, एंड देन उसके बाद में जो है ना बेसोफिल का क्या फंक्शन है, डेंड्रॉइड सेल क्या होती है, ठीक है ना। प्रतिरक्षा तंत्र के अंग, यानी कि ऐसे अंग कौन से हैं जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र उत्पन्न करते हैं? तो सबसे पहले तो हमारा ब्लड ही हो गया, जो हमारे रोगों से लड़ने में हमारी मदद कर रहा है। एक लिम्फोइड ऑर्गन हो गए, जिनके अंदर लिम्फ भरा होता है। लिम्फोइड ऑर्गन में दो तरह के होते हैं, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है, ठीक है ना। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, यही दोनों के दोनों इसके अंदर आते हैं, ठीक है। ये लिम्फोइड ऑर्गन है। देखो यहाँ थाइमस ग्लैंड जो होती है, थाइमस ग्लैंड, ये कहते हैं थाइमस ग्लैंड 12 साल की उम्र से लगा के, सॉरी 0 से लगा के 12 साल की उम्र तक तो बढ़ती है, और फिर 12 से लगा के 70 साल की उम्र तक घटती जाती है, और 70 साल की उम्र में आके तो डिसअपियर ही हो जाती है। डिसअपियर मतलब दिखनी बंद हो जाती है, ऐसा लगता भी नहीं कि इसको ग्लैंड कभी भी थी भी या नहीं। ये एकमात्र ग्लैंड है बॉडी के अंदर, थाइमस ग्लैंड, जो कि इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इम्यूनिटी मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता। अगर मान लो किसी इंसान की थाइमस ग्लैंड एक्टिव रहे पूरी जिंदगी, बढ़िया रहे, तो उसको बुढ़ापा आनेगा ही नहीं, बुढ़ापा ही नहीं आएगा, जवान ही बनी रहेगी शरीर में, ठीक है नहीं। क्योंकि सेल्स डैमेज नहीं होने की उसकी, जब ज़्यादा सेल्स मात्रा में डैमेज नहीं होने की और बनती रहेगी तेजी से, तो जाहिर सी बात है एज भी नहीं बढ़ने की उसकी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक के?
ठीक है ना। एंटीबॉडी क्या होते हैं, एंटीबॉडी बाबू ये समझना है आपको। एंटीबॉडी वही एंटीजन से बनती है। जैसे आप मान लो कोई पहले से वो एंटीबॉडी ले लेते हैं, कोई बीमारी है जैसे कि टीबी की बीमारी है, उसके लिए बीसीजी का टीका सुना होगा आपने, लगता है बीसीजी। क्यों लगता है बीसीजी का टीका? ताकि अगर मान लो टीबी का जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया का नाम है, अगर वो बॉडी के अंदर कभी आ जाए तो वो हमें टीबी ना कर सके। उस टीबी से बचने के लिए पहले ही प्रिवेंट कर लेते हैं, अपना आपको वैक्सीन लगवा लेते हैं बीसीजी नाम की। कौन सी? बीसीजी। तो इस तरीके से एंटीबॉडी जनरेट कर लेते हैं हम। एंटीबॉडी दो तरह की, इनेट इम्यूनिटी होती है डायरेक्ट। तो एक तो पैदाइशी होती है इंसान के अंदर, और एक जो बाहर से जैसा कि वैक्सीन वगैरह की मदद से ले रहा है, इस तरह की होती है। ठीक है ना एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी में याद रखिए कि ये भी दो तरह की होती है, एक जो पैदाइशी है और एक जो हम किसी चीज़ के माध्यम से या इंजेक्शन सीरीज या टेबलेट वगैरह के माध्यम से ले लेते हैं। फिर इसके एंटीबॉडी के प्रकार भी होते हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और क्या हो गया आईजीई। ठीक है ना, ये इनके प्रकार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। आईजीए क्या है, आईजीजी के कार्य, आईजीएम। बस इतना भी आप बता दोगे ना एग्जाम में कि इतने प्रकार के है, आईजीए, आईजीएम, आईजीजी, उतना भी काफी हो जाएगा। ठीक है, नहीं जरूरी नहीं आप इन सबके जो है कार्य भी क्या कर लो, याद ही कर लो। फिर यहाँ पर जो है ये बीमारियों के बताया गया है। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है? ट्यूमर देखो इस तरह की बीमारी होती है ना, कैंसर से रिलेटेड बीमारी होती है। फिर कैंसर के प्रकार बताएं। ठीक है ना, कैंसर के प्रकार में जो है अलग अलग भागों में बटा हुआ है कैंसर का। ठीक है ना, कोर्सिनोमा है कैंसर, बेसिकली कैंसर नाम के वायरस से ही फैलता है। कैंसर बीमारी जो है कैंसर नाम के वायरस से ही फैलती है। ठीक है ना, और ये शरीर की उपकला उत्तकों यानी कि पथरीले टिश्यू में होने वाला कैंसर होता है। सबसे पहला वाला उपकला उत्तक, यानी कि जो ऊपर वाले टिश्यू होते हैं ना हमारे हाथ के, इन पे फैलता है। ठीक है ना, पथरीले टिश्यू। फिर है सार्कोमा, सार्कोमा जिसी पेशी उत्तक में होने वाला कैंसर है भी। संयोजी उत्तक यानी कि अंदर ही हो जाता है, देखो इस तरह का सॉफ्ट टिश्यू जो होता है ना, ये अंदर हो रहा है कैंसर, दिखाई दे रहा होगा आपको इस तरह का। ठीक है ना, ऑस्टियोमा कैंसर होता है, देखो इस तरह से ही निकला हुआ है। ठीक है ना, ऑस्टियोमा बोन्स का कैंसर होता है। एक ये वाला होता है फाइब्रस कैंसर होता है, ऐसे उत्तक में होने वाला कैंसर है, फाइब्रस बोलते हैं इसको। ग्लोइमा जो ऐसे ब्रेन में हो जाता है। ठीक है ना, ट्यूमर सुना होगा आपने। तो ऐसे बहुत सारी डिसीज है। लिम्फोमा है, लिम्फोमा का नाम सुना होगा आपने, लस्सी का गांठ भी बोलते हैं इसको, गांठ का कैंसर इस तरीके से हो जाता है। कैंसर के कारण बेसिकली क्या है, तो कारण में तो जो है बहुत सारे हो सकते हैं, फिजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, रेडिएशन भी हो सकता है। ठीक है ना, कोई निकोटीन का यूज़ ज़्यादा करता है वो भी हो सकता है, सिगरेट तंबाकू वगैरह का। तो इन सारी चीज़ों से भी हो सकता है। कैंसर के प्रमुख लक्षण, कोई फोड़ा घाव वगैरह हो रहा हो, ठीक ना हो रहा हो। ठीक है ना, शरीर के कोई होल से बार बार ब्लड आ रहा हो। ठीक है नहीं, तो अचानक से वजन कम हो गया हो किसी का। और इसका उपचार क्या होता है कैंसर का, तो सबसे अच्छा उपचार कैंसर का एक ही होता है, सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट करा ले अपना, फिर बायोप्सी करा ले, और उसके बाद में आपको पता है कीमोथेरेपी चलती है। क्या कौन चलती है? कीमोथेरेपी। क्या चलती है भाई? कीमोथेरेपी। उसमें जो है इंसान की उसको बढ़ा दिया जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को। एचआईवी के बारे में आपने पढ़ा होगा, एचआईवी की वजह से एड्स नामक रोग हो जाता है। ठीक है ना, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये इसका एचआईवी का वायरस का स्ट्रक्चर होता है। ये ऐसा वायरस होता है हर समय अपनी स्ट्रक्चर को बदल लेता है, फोल्ड कर सकता है। जब स्ट्रक्चर को फोल्ड कर लेता है तो इसमें कोई भी दवाई ज़्यादातर काम नहीं करती, और इसमें व्यक्ति की मौत ही हो जाती है एक तरीके से, समझ लीजिएगा। एचआईवी के लक्षण वगैरह, शरीर में वजन घट जाना, कम हो जाना, वेट लॉस वगैरह हो जाना। ठीक है ना, ये सब चीज़ें चलती है। लक्षण क्या क्या रहते हैं भाई इसमें जो है, स्वेलिंग लिम्फ नोड्स ये भूल जाना। ठीक है ना, नाइट स्वीट्स में होना। ठीक है ना, उसके बाद में जो है ना माउथ अल्सर्स, मुंह में छाले पड़ जाना। ठीक है ना, कई सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है, मसल से एक हो जाता है, दर्द होने लगता है, रेश होने लगता है, फीवर होने लगता है। तो बहुत सारे लक्षण हैं एड्स के सिम्टम्स, फीवर बुखार, फैटिग्यू होने लगेगा, हेडेक सिर दर्द होने लगेगा, सोर थ्रोट, गला खट्टा कड़वा होने लगेगा, स्वेलन लिम्फ ग्लैंड्स यानी कि जो लिम्फ ग्लैंड्स है गले में ये फूल जाएगी, शॉर्ट टर्म नोजिया यानी कि बार बार नजला होगा, मस्कुलर एक्स एंड पेन यानी कि मांसपेशियों में दर्द होगा, और रेश ये इस तरीके से चत्ते से हो जाएगा शरीर पे। ठीक है ना, एड्स का निशान सबसे पहले निदान यानी कि डायग्नोसिस, सबसे पहले एलिसा टेस्ट कराना पड़ता है। जब आपको पता चल गया कि भाई हाँ एचआईवी टेस्ट जो भी आया आपका पॉजिटिव निगेटिव वगैरह वगैरह, फिर उपचार किया जाता है। ठीक है ना, कोई प्रभावी इलाज तो इसका है, इससे बचाव ही इसका प्रभावी इलाज है, मतलब बचना चाहिए इससे। ठीक है ना, बीमारी से।
बाकी जो है उसको रोकने के लिए जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम HIV के RNA द्वारा DNA का निर्माण नहीं करेगा, तो HIV अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाएगा, ठीक है ना। तो इसकी संख्या को रोक देंगे। जैसे कि इसमें जो है एजिडोथाइमिडीन है, या डिओक्सीसाइटिडीन है, या स्टेव्यूडीन है, आदि औषधियाँ इसका प्रयोग में ली जाती है, मतलब दवाइयों के नाम दे रखे हैं मेडिसिन के। फिर प्रिवेंशन ऑफ एड्स, एड्स से कैसे बचा जा सकता है, तो एड्स सुरक्षित यौन संबंधों से जो है ना बचना चाहिए, और जिस व्यक्ति को एड्स जैसी बीमारी हो उसके साथ में जो है ना संबंध में आने से भी बचना चाहिए। तो ये इसके जो है वो है। अब इसके क्वेश्चन आंसर है कुछ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आंसर बेसिकली इससे रिलेटेड ही होंगे, जैसे कि एक तो ये हो गया अमीबी मलेरिया क्या है, तो मलेरिया किसकी वजह से फैलता है, आपको पता है मादा एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने की वजह से मलेरिया फैलता है। फैलाने का वाला कारक है प्लाज्मोडियम, मतलब कारक तो है मच्छर, और फैलाता है प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। इसके 4 प्रकार होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओव्यूल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जो है ये है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस बीमारी आपने सुना होगा, बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, छोटे बच्चों के पेट में जून वगैरह हो जाते हैं। निमोनिया भी सुना होगा आपने, बच्चों वगैरह को भी, ज़्यादा बड़ों बच्चों किसी को भी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत वगैरह होती है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक जीवाणु से फैलती है, ठीक है नहीं। ये थोड़ी सी बीमारी के बारे में आपको जानना था, ठीक है ना। इज देयर एनी प्रॉब्लम। तो ये आपके जो है 3 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। इनमें से आप इन जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, जितना मैंने इंपॉर्टेंट बताया उनको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है नहीं। और उम्मीद है ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए जो कि कल है उसमें हेल्पफुल साबित होगी बहुत ज़्यादा, और आई होप आपको अच्छे एग्ज़ाम में मार्क्स मिले। कल की वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।